तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग अपने चौथे वीडियो पर विचार करेंगे। इसमें हमने क्या देखा हुआ है, इसमें मैंने बताया हुआ है सुधार समितियां और एमसीक्यूज। यानी कहने का मतलब है कि यूपीएससी जो भारत की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की संस्था है, उसने क्यों एमसीक्यूज को अपनाया, यानी कि एमसीक्यूज और सुधार समितियों का क्या संबंध है, इस पर ही हम विचार करेंगे। इसके अलावा ये भी समझेंगे कि ये सलाह भी थी और चेतावनी भी। कहने का मतलब है कि एमसीक्यूज जब लागू किया जा रहा था, इसका सलाह तो समितियों ने दिया ही दिया, इसके अलावा क्या कहा कि एमसीक्यू जो है वो पूरी तरीके से आपका समाधान नहीं भी है, ये भी आपको समझना है। और एमसीक्यूज के कुछ नुकसान भी हैं, इस बात को भी आपको समझना है। ऐसा कहा किन समितियों ने, तीन समितियां हम लोग देखेंगे। सबसे पहली समिति है, उसका नाम है कोठारी समिति। ठीक है, महत्वपूर्ण समिति ये मानी जाती है। दूसरी समिति है सतीश चंद्र समिति, ये बहुत महत्वपूर्ण समिति है ये भी। इनके आधार पर तो आज तक के ये पूरा का पूरा परीक्षा का पैटर्न ही चल रहा है। ठीक है, और तीसरी समिति है, उसको कहेंगे यशपाल समिति। तो ये तीसरी समिति भी है जिसने बहुत बड़ी चेतावनी आखिरी में यूपीएससी को और पूरे भारत सरकार को दी थी शिक्षा के बारे में। ठीक है, तो चलो एक एक करके इस पर विचार करते हैं, लेकिन पहले सबसे ये समझ लेते हैं। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण चीज समझना है, जब कोई बहुत बड़ा फैसला लिया जाता है तो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। इस बात को क्लियर तरीके से समझ लीजिए। शिक्षा में अगर बड़ा बदलाव लेना है, यूपीएससी के परीक्षाओं में बड़ा बदलाव लेना है, या फिर स्टेट लेवल की पीएससी में अगर बड़ा एग्जाम लेना है, बड़ा बदलाव करना है, तो किसी एक व्यक्ति की मर्जी कभी भी नहीं चलेगी। ठीक है, तो हुआ क्या, यूपीएससी जैसे संस्थानों में एक सवाल बदलने से क्या होती है, पूरी की पूरी व्यवस्था बदल जाती है। इस बात को समझिए, अगर एक चीज बदली मतलब पूरी की पूरी व्यवस्था को नए तरीके से बनाना पड़ेगा। यही बात कहां पर हुआ, यूपीएससी लेवल पर हुआ। तो हुआ क्या, तो सवाल क्या है, सवाल क्या है, एमसीक्यूज लाने का फैसला किसने सुझाया था, और क्या सब ने हाँ में हाँ मिलाई थी। तो इस किसने सुझाया था, सब ने हाँ में हाँ मिलाया था कि नहीं, ये बात पूरी पूरी तरीके से हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो आते हैं अब एक एक करके समितियों को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो समिति है उसका नाम क्या है, देख ही रहो, वो है कोठारी आयोग। ठीक है, कोठारी आयोग कब बना था, 1964 और 66 में ये बना था। जब से सबसे पुराना आयोग है किसका, यूपीएससी का। यानी आजादी के बाद यूपीएससी ने इतनी बड़ी समिति या आयोग पहली बार बनाई थी। ठीक है, क्या कहा कोठारी आयोग ने, समझते हैं। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ सही उत्तर नहीं, कहने का मतलब क्या है, सही उत्तर को चिन्ह लिया, यही बस क्या शिक्षा का उद्देश्य है। क्या इससे बड़े अधिकारी चयनित होंगे, या चयनित होंगे तो क्या वो योग्य होंगे, ये बात उन्होंने सुझाई कि यानी कि उत्तर को पहचानने मात्र से सही अधिकारी की भर्ती आप नहीं कर पाओगे। ये बात स्पष्ट तौर पर उन्होंने समझा दिया। फिर कहा कि क्या चीज की जरूरी है, सही सोच पैदा करना, ये ज्यादा जरूरी है किसके अंदर, जो यूपीएससी में कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, एसएससी में, पीएससी में, जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं सब में क्या चाहिए, सही सोच पैदा करना उनके अंदर जरूरी है। यानी कहने का मतलब हो गया कि यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षा संस्थाएं उन बच्चों को या उन भावी छात्रों को लेंगे जो अधिकारी बनेंगे, उनको ही लेंगे जो क्या कर सकते हैं, सही सोच रखते हैं। सही सोच का मतलब क्या है, सही सोच का मतलब है कि भारत के जो नैतिक मूल्य हैं उन पर आधारित होकर, जैसे सहिष्णुता पर, अहिंसा पर, करुणा पर, ठीक है, इसके अलावा निष्पक्षता पर, पारदर्शिता पर, ये जो शब्द हैं या ये जो मूल्य हैं, इन्हीं मूल्यों को जो ले करके चलते हैं, जिन बच्चों के अंदर इन मूल्यों के प्रति समर्पण का भाव है, सोचने का भाव है, वही बच्चे क्या होंगे, वही बच्चे केवल केवल यूपीएससी में सेलेक्ट होंगे। या फिर यूपीएससी की जगह बार बार मुझे कहना पड़ रहा है, स्टेट पीएससी और अदर पीएससी, सारी तरह की पीएससी में कौन सा सेलेक्ट होंगे, सही सोच। इस पर हम और आगे देखेंगे। तो आप ध्यान में रखना, केवल उत्तर चयन करने वाले बच्चे ही सेलेक्ट होंगे ऐसा नहीं है, सही सोच रखने वाले बच्चे सेलेक्ट होंगे। आप ध्यान रखो एमसीक्यूज में ये बात को। दूसरा चीज, कोठारी आयोग ने जोर दिया, क्या जोर दिया है, देखो यहां पर से उन्होंने कहा कि वही बच्चा सेलेक्ट किया जाना चाहिए जो क्या हो, जिसको विश्लेषण आता हो। विश्लेषण का मतलब क्या है, सिंपल मतलब समझो विश्लेषण का, कोई बड़ी समस्या उसको उस छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, विभाजित करता है, और छोटे से टुकड़े से फिर बड़े टुकड़े, फिर बड़े टुकड़े, फिर बड़े टुकड़े करते हुए वो आगे बढ़ता है। इस तरह का जो सोच वाला व्यक्ति है उसको कहते हैं विश्लेषणात्मक सोच का व्यक्ति, और इसी व्यक्ति की जरूरत है किसको, यूपीएससी को। क्लियर बात है। तो ये विश्लेषणात्मक सोच अगर आपके पास है तो आप एमसीक्यूज को बहुत आसानी से और अच्छे से हल कर पाओगे।
दूसरा चीज है यहाँ पर अभिव्यक्ति, यानी कि क्या चाहिए उसको, एक्सप्रेशन चाहिए, अभिव्यक्ति चाहिए। कहने का मतलब है, अब ये मेंस की बात कर रहा है, ध्यान रखना, ये प्री की बात की है, यहाँ पर इन दोनों जगहों पर मेंस की बात आएगी, हालांकि ये थोड़ा सा प्री में भी आएगा। तो अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, यानी अपने आप को अभिव्यक्त करके बताने की उसके पास क्षमता होनी चाहिए, यानी कि उसके पास शब्दों का सामर्थ्य होना चाहिए, विचार और भावों को शब्दों से प्रकट वो कर सके, अच्छे वाक्य वो बना सके, भाषा जो है वो पारदर्शी भाषा और कहना चाहिए आधिकारिक औपचारिक भाषा का वो उपयोग कर पाए, इस तरह की उसके पास क्या होनी चाहिए, अभिव्यक्ति क्षमता होनी चाहिए। तो मेंस में ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं, ये मेंस की बहुत बड़ी क्वालिटी है, ध्यान में रखना। तीसरा चीज आ जाएगा वो है मूल्य आधारित उत्तरों पर, यानी प्री के क्वेश्चंस भी, मेंस के क्वेश्चंस भी और इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी किस आधार पर बनाए जा सकते हैं, मूल्य के आधार पर बनाए जा सकते हैं। मूल्य क्या, अभी मैंने उल्लेख किया, यानी कि सहिष्णुता, करुणा, अहिंसा, सत्य, पारदर्शिता, अभिव्यक्ति कौशल, ठीक है, नैतिकता, सहिष्णुता, क्या बोलना चाहिए, एक और है जिसको बहुत बड़ा माना जाता है यूपीएससी में, वो सत्यनिष्ठा, ठीक है, उत्तरदायित्व की भावना, ये सब क्या है, ये सब मूल्य हैं। तो अगर आप प्री का एग्जाम दे रहे हो तो क्वेश्चन जब मूल्यों आधारित होगा तो आप ध्यान रखना, मूल्य आधारित जो उत्तर होंगे वही उत्तर लिए जाएंगे, को मूल्य आधारित कह रहा है। मेंस में भी आपको मूल्यों को बार बार दर्शाना पड़ेगा, यानी आपको अपने आंसर्स में सहिष्णुता, न्याय, ये सब बातों का उल्लेख करना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। इसके अलावा क्या है, आधारित उत्तरों पर मेंस में भी, जब आप इंटरव्यू में भी जब दे रहे हो, इंटरव्यू में क्या करना पड़ेगा, जब इंटरव्यू आप दे रहे हो तो उन्हीं मूल्यों का उल्लेख करते हुए आपको क्या करना है, उत्तर देना है इंटरव्यूज में। तो ये बातें आप ध्यान में रखोगे तो आपका क्या होगा, एमसीक्यूज भी बनेंगे, मेंस भी बनेगा, इंटरव्यू भी बनेगा। क्लियर है। इसलिए कोठारी आयोग को जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ, ठीक। इसके अलावा देखो अंतिम अनुशंसा इन लोगों ने क्या की, महत्वपूर्ण बात है। अंतिम अनुशंसा में कोठारी आयोग ने कहा एमसीक्यूज को उन्होंने कभी भी शिक्षा का पूर्ण समाधान नहीं माना, हो ही नहीं सकता, क्योंकि एमसीक्यू क्या है, थोड़े से एरिया को सोचने का जो एरिया है उसका एक बिंदु है, उसी बस को टच करता है कौन, वो एमसीक्यू। इसलिए ये पूरा पूरा शिक्षा का समाधान नहीं हो सकता। शिक्षा का समाधान मेंस के पेपर से ही लिए जा सकते हैं, जिसमें कितने किस बच्चे ने कितने गहराई से पढ़ा है, समझा है, उसकी कीमत होती है। आ रही बात। तो ये अंतिम सुझाव था किसका, कोठारी आयोग का, ठीक है। अगला जो आयोग आएगा, दूसरा वाला आयोग, उसको बोलते हैं सतीश चंद्र समिति। ये आपने पढ़ा होगा, सतीश चंद्र का मध्यकालीन पुस्तक आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सतीश चंद्र का एक तो आता है दिल्ली सल्तनत, दूसरा मुगल काल, दो भागों में आता है और एक भाग में भी आता है वो, तो वही है सतीश चंद्र, जो मध्यकालीन इतिहास के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। इनको लेकर के एक कमेटी बनाई थी किसने, यूपीएससी ने, 1976 में, 1977 में एक कमेटी इनकी बनाई गई। तो एक कमेटी ने क्या कहा था, जिसके अध्यक्ष ये थे, हालांकि इसको ज्यादा नाम किस नाम से जानते हैं, परीक्षा सुधार समिति, इस नाम से भी इस कमेटी को जाना जाता है। तो देखो क्या कहा था, प्रारंभिक परीक्षा का उद्देश्य योग्यता का अंतिम निर्णय नहीं, बल्कि उम्मीदवारों की क्या करनी है, छटनी करनी है, उनका स्क्रीनिंग करना है। अब ये बात पूरी तरीके से तय हो गई है, लागू हो गई है पूरे भारत भर के पीएससी एग्जामिनेशंस में और प्रतियोगी परीक्षाओं में, कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगा वो छटनी होगी, यानी कि भीड़ को कम करने, नॉन सीरियस जो बच्चे उनको हटाने के लिए, सीरियस बच्चों को लेकर के आने के लिए ये होगी। इसलिए क्या किया गया, छटनी है, ये बात बताया उन्होंने। और ये क्या नहीं है, योग्यता का अंतिम परिणाम नहीं है। यानी कहने का मतलब, हर बार कोई बच्चा अगर निकाल रहा है प्रीलिम्स तो हमको लगता है कि बड़ा विद्वान होगा, अरे भाई वो विद्वान नहीं है, वो क्या है, उसने उत्तर पहचानने की टेक्निक या टिक मारने की टेक्निक सीख ली, इसलिए बार बार निकाल रहा है। और मेंस नहीं निकाल रहा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसके पास क्या नहीं है, योग्यता का अभी अंतिम निर्णय करे यूपीएससी या पीएससी, ऐसी योग्यता उसके पास अभी नहीं है, वो डेवलप करनी पड़ेगी मेंस के लेवल पर। आ रही बात। तो यही बात किन्होंने कहा, सतीश चंद्र समिति ने कहा। लेकिन ध्यान रखना, ये बात इंटरव्यू के लिए भी उतनी ही सही बात है, यानी आपको योग्यता, इंटरव्यू में आपकी योग्यता देखी जाएगी। क्लियर। सिफारिशें समझो क्या कहा, सिफारिशें, पहली सिफारिश, प्रारंभिक परीक्षा एमसीक्यू टाइप हो, ताकि जांच क्या हो, तेज हो और निष्पक्ष तरीके से हो। ठीक बात है, बिल्कुल। प्रारंभिक परीक्षा को क्या करना पड़ेगा, जांच जो है वो तेज हो और निष्पक्ष तरीके से
ये हो पाए इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये बात ठीक है। दूसरा, मुख्य परीक्षा यानी मेंस में क्या हो, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो यानी वर्णनात्मक प्रश्न हो, ताकि सोच व समझ को परखा जा सके। ये समझो बात को, मेंस में क्या ध्यान रखना पड़ेगा, सोच और समझ को परखना है कि किस लेवल का बच्चा सोच सकता है, समझ सकता है, उन्हीं बातों को हमको लेकर के चलना है। ये बात क्या कहलाएगी, सोच और समझ को परखने वाली बात कहलाएगी। तो ये कहाँ पर होगा, मेंस में। तो ये पूरा मॉडल है, देखो पूरा भारत भर का मॉडल ये यहाँ पर तैयार हुआ सतीश चंद्र कमेटी के द्वारा। एमसीक्यूज क्या होंगे, वो स्क्रीनिंग है, छटनी है, जबकि डिस्क्रिप्टिव क्या है, वो सिलेक्शन डिसाइड करते हैं, सिलेक्शन को निर्धारित करते हैं। आ रही बात समझ में। तो एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव क्या अंतर है इसमें, या प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट कर दिया किसने, सतीश चंद्र कमेटी ने। क्लियर बात है। तीसरी कमेटी को आप ध्यान से समझो, ये वाली कमेटी भी महत्वपूर्ण है, यशपाल समिति इनको कहते हैं। 1993 में ये कमेटी बनाई थी। तो क्या कहा इस कमेटी ने, शिक्षा को सूचना का बोझ नहीं बनाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। शिक्षा को क्या नहीं बनाना, सूचना का बोझ। सूचना का बोझ कहने का मतलब क्या हो गया, लगातार क्या कर रहे हैं, फैक्ट टू परफेक्ट, फैक्ट टू परफेक्ट रटे जा रहे हैं, रटे, इतने फैक्ट याद हो गए हैं कि वो फैक्ट के आधार पर ही समझता है कि मैं ज्ञानी हो गया, या मुझे सोचना आ गया, मुझे समझना आ गया। अरे भाई, आपको याद करना आया, आपको सोचना समझना नहीं आया। तीनों बातें अलग अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। पढ़ना अलग है, यानी कि उसको याद करना अलग है, और दूसरा क्या है, दूसरे नंबर पर सोचना अलग है, उसको समझना फिर अलग है। तीनों बातें अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो तीनों चीजें अगर आपको आई है, इसका मतलब क्या है, आप केवल सूचना के बोझ पर नहीं हो, आपको सूचना भी आती है, आपको सोचना भी आता है, आपको समझना भी आता है। अगर आपको ये अंतर जानना है तो मेरा हाउ टू स्टडी जो कोर्स है, वो कोर्स आप ले करके देखो, उस पर आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि सोचना क्या होता है, समझना क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से देखो, बोझ जो है वो सूचना का बोझ नहीं है, ठीक है। नहीं बनाना किसको, शिक्षा को, या बच्चों को कहो सीधा सीधा, क्यों केवल केवल रट्टा मार रहे हैं यही बस बना देना इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि क्या करना है, समझ की प्रक्रिया बनाना उसका उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि जब भी जो भी पीएससी पूछेगा वो किस पर पूछेगा, समझ पर पूछेगा। आप कहोगे, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर फैक्ट भी तो पूछे जाते हैं, तो फैक्ट क्या है, स्मृति का हिस्सा है ना, फैक्ट तो पूछे जाएंगे थोड़े ना थोड़े फैक्ट, लेकिन उसमें समझ भी तो पूछी जा रही है, वो भी देखो। और समझ ज़्यादा कठिन है या याद करना ज़्यादा कठिन है, तो समझ हासिल करना ज़्यादा कठिन है किसकी तुलना में, याद करने की तुलना में। इस चीज़ को समझो। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, किसी एक पक्ष पर ध्यान मत देना कि याद करने पर ही ध्यान दे रहे हैं कि समझ समझ पर ही ध्यान दे रहे हैं, दोनों चीज़ें चाहिए, ध्यान में रखना। तो इसलिए बात को कहा, समझ की प्रक्रिया बनाना चाहिए। थोड़ा मैं इसको समझाऊं, समझ की प्रक्रिया का मतलब क्या है। यानी आप इतिहास पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ी समझ भूगोल की भी उसमें डेवलप करनी पड़ेगी, यानी भौगोलिक दृष्टि से भी इतिहास को देखना पड़ेगा, सामाजिक दृष्टि से भी देखना पड़ेगा, दार्शनिक दृष्टि से भी देखना पड़ेगा। दर्शन पढ़ रहे हो तो ऐतिहासिक दृष्टि से देखना पड़ेगा, भौगोलिक दृष्टि अगर हो सकती है तो वो देखना पड़ेगा, सामाजिक दृष्टि से देखना पड़ेगा, समाज शास्त्र पढ़ रहे हो तो दर्शन की दृष्टि देखना पड़ेगा, इतिहास की दृष्टि देखना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि ओवरऑल समझ, डायमेंशनल समझ या बहुआयामी समझ एक विकसित होती है। उसी बात को कह रहे हैं क्या, समझ की प्रक्रिया बनाने उस बच्चे को आना चाहिए, ठीक है। अर्थात क्या, एमसीक्यूज के प्रयोग से क्या होगा, देखो इन्होंने ही चेतावनी दी है आखिरी में। तो एमसीक्यूज के प्रयोग से क्या होगा, छात्र कॉन्सेप्ट नहीं ट्रिक सीखता है। देखो ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीचर्स क्या करवाते हैं, वो ट्रिक याद करवाते हैं, ट्रिक सिखाते हैं। तो ट्रिक में क्या होता है, तेजी से बन जाए, फटाक से बन जाए, इसी चीज पर ध्यान होगा। वो डीप गहरा नॉलेज नहीं जानेगा, टिप से बना देगा, ट्रिक से बना देगा। तो ट्रिक वाले बच्चे क्या होंगे, प्री तक के अटक के रह जाते हैं, मेंस में आगे नहीं बढ़ पाते। तो मेंस में ट्रिक तो काम करती नहीं, याद करने की चीज़ें थोड़ी कम होती हैं, ठीक है, समझ वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने चेतावनी दी थी कि छात्र कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, ट्रिक सीखने लग जाएंगे, ये बात उन्होंने चेतावनी दी। दूसरा, शिक्षक सोच नहीं बल्कि क्या करेगा, शॉर्टकट सिखाने लग जाएगा। ये बात उन्होंने बताई कि शिक्षक क्या करेगा, सोचने की प्रक्रिया नहीं सिखाएगा बल्कि क्या सिखाएगा, शॉर्टकट सिखाएगा। देखो आप अंतर कर लो, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या सिखाया जाना चाहिए, सोच अगर सिखाया जा रहा है टीचर के द्वारा तो आप जान लो कि वो सही टीचर है मेंस का, ठीक है। और अगर आप प्री अगर कर रहे हो, शॉर्टकट्स भी वो सिखा रहा है तो भी हो गया वो टीचर ठीक, लेकिन शॉर्टकट पूरी तरीके से नहीं, वहाँ पर भी आपको क्या सिखाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मात्रा तक के सोच आपको कम से कम, अगर 100% है तो 50% सोच तो आपको कम से कम वहाँ पर देनी पड़ेगी। क्योंकि आपको क्या है, प्री बस से तो काम चलना नहीं है, मेंस भी आपको देना है आगे चलकर, अगर इंटरव्यू तो वो भी देना है आपको। तो शॉर्टकट से काम पूरी तरीके से नहीं चलेगा, ट्रिक से भी पूरी तरीके से काम नहीं चलेगा। आगे है, शिक्षा का विकास नहीं प्रतियोगिता बन जाती है। शिक्षा क्या नहीं बनती है, विकास नहीं बनती, प्रतियोगिता बन जाती है।
जाती है। यही बात है, आजकल अच्छा प्रतियोगी बनने पर ध्यान है, ये बात सही भी है। अगर आप अच्छे प्रतियोगी रहोगे तो एग्जाम निकालोगे, तो प्रतियोगी बनने पर ध्यान दिया जाता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा और विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के द्वारा प्रतियोगिता बना या प्रतियोगी बनाने की कोशिश की जाती है, शिक्षा का विकास नहीं किया जाता। ये काम कौन कर रहे हैं? स्कूल कॉलेज कर रहे हैं, कुछ मात्रा में तो कर ही रहे हैं। तो शिक्षा का अर्थ अगर विकास करना हो जाता तो लोग क्या है, पढ़ने में उनको मजा आने लगता। लेकिन अभी क्या है, पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है? नौकरी होता है। तो प्रतियोगी है वो, आ रही बात। तो उन्होंने यही बात समझाई कि शिक्षा का विकास नहीं हो जाता उद्देश्य, बल्कि क्या रह जाता है, प्रतियोगिता बन जाती है, यानी लोगों को प्रतियोगी बनाया जाता है। ठीक, नौकरी की तैयारी करने वाले को तो स्पष्ट तौर पर उनको प्रतियोगी ही बनना चाहिए। और जिनको पढ़ने में मजा आ रहा है, शिक्षा की गहरी चीजें जाननी है, गहरे स्तर पर रहस्यों को समझना है, जीवन के रहस्य, उनके लिए क्या है, शिक्षा का विकास है। या सामाजिक काम करना है, सामाजिक डेवलपमेंट, उनके लिए शिक्षा विकास पर आधारित होनी चाहिए। ठीक, तो आगे आखिरी चीजें समझ लेते हैं। ध्यान दे, क्या चीज पर ध्यान देना है। यशपाल समिति ने ये कभी नहीं कहा कि एमसीक्यू खराब है, बल्कि एमसीक्यू को हटाया जाना चाहिए, ऐसा भी उन लोगों ने नहीं कहा। ठीक है, यानी एमसीक्यू खराब है, उसको हटा दो, ऐसा कभी भी यशपाल समिति ने नहीं कहा। दूसरा, यशपाल समिति ने कहा है कि शिक्षा किस पर आधारित होना चाहिए, सोच आधारित होना चाहिए। यानी शिक्षा में लगातार सोचने की क्षमता पर बल दिया जा रहा है या नहीं जा रहा है, इस पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी कौन सी कमेटी, लास्ट वाली कमेटी, यशपाल समिति, इसको भी समझ लिए। आगे आ जाते हैं इसके बाद लास्ट में निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या कहता है, एमसीक्यू किसी घटना से नहीं आए, बल्कि उनको क्या किया गया, सोच समझ करके लाया गया। ये बात मैं बार बार बोल चुका हूं कि व्यवस्था के लिए क्या लिया गया है, सोच समझ करके एमसीक्यू व्यवस्था को लाया गया। अगर एमसीक्यूज को सब कुछ बना दिया गया तो परीक्षा आसान नहीं, खतरनाक हो जाएगी। ये बात आप समझ लो। ये बात सारी समितियों ने कहा है कि अगर एमसीक्यूज के आधार पर ही सिलेक्शन डिसाइड कर दोगे तो क्या होगा, तो परीक्षा आसान नहीं, खतरनाक हो जाएगी। इसलिए खतरनाक हो जाएगी क्योंकि जो टिक मारने की जिनके पास टेक्निक है वही वही सेलेक्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, अब चलो इसमें छोटे पदों पर सेलेक्ट हो रहे हैं तब चल भी जाएगा, जहां सोचने की जरूरत नहीं। बड़े पदों पर ग्रेड 1 ग्रेड 2 ऑफिसर अगर उसमें सेलेक्ट हो रहे हैं तब तो दिक्कत है, देश का भी नुकसान है उससे और प्रशासन का तो है ही है। ठीक, आगे देखो इसके बाद इसमें मेरा टिप क्या है। ठीक, लास्ट में अपना टिप दे देता हूँ। तो देखो मैं एक दो बातें कहूँगा। एमसीक्यूज आपकी सोच नहीं बिगाड़ते, बल्कि आपकी सोच को उजागर करते। देखो इस चीज़ को समझ लो। बहुत सारे लोग, मेरा अपना टीचिंग एक्सपीरियंस में भी मैंने देखा है कि लोगों को लगता है कि ज़्यादा सोचने की प्रक्रिया अगर आप सिखाओगे बच्चों को तो क्या होगा, एमसीक्यूज को वो हल करने में असक्षम हो जाएंगे। ये इतना गलत बात है, इसका कोई हिसाब नहीं है। हरी बात, मतलब वो सिखाते हैं कि अगर आप सोचना सिखाओगे सर, अगर आप सोचना सिखाओगे तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा भैया, वो क्या होगा, आपकी सोच को उजागर करते हैं। ध्यान रखो, लोग कहते थे कि एमसीक्यूज पर सोचना सिखाओगे तो क्या होगा, तो उस एमसीक्यूज को बना नहीं पाएंगे। ये बात है, बहुत मैं बार बार कह रहा हूँ। तो एमसीक्यू आपको सोच को बिगाड़ते नहीं, बार बार मैं कह रहा हूँ, सोच को बिगाड़ते नहीं, बल्कि आपकी सोच को उजागर करते हैं। आपने जो टिक लगाया है वही बता देता है कि आप कैसे सोचने में माहिर हो। ठीक है, तो आपकी सोच को क्या करते हैं, उजागर करते हैं। दूसरा, एमसीक्यू सोच को मारते नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, मारते नहीं है, वे दिखाते हैं कि आप कहाँ पर सुपरफिशियल हैं। सुपरफिशियल का मतलब क्या है, सुपरफिशियल का मतलब ऊपर ऊपर आप पढ़ते हो और निकल जाते हो, गहराई से उसको नहीं समझते, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सुपरफिशियल। अगर आप सुपरफिशियल होगे तो आप प्री अच्छे से नहीं दे पाओगे, मेंस भी अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या होता है, प्री मेंस नहीं निकलता, एमसीक्यू नहीं बनता, उसका बहुत बड़ा कारण है आप सुपरफिशियली पढ़ रहे हो। ठीक है, तीसरा, अगर एमसीक्यूज में बार बार गलती हो रही है तो ये संकेत है, क्या चीज़ का संकेत है, आपने पढ़ा है लेकिन समझा नहीं है। यही मेरा टिप है, जो भी आप पढ़ रहे हो उस चीज़ को आप 2-3 बार पढ़ो, उसको वीडियोस से पढ़ो, उसको चर्चा करके पढ़ो, उसमें एक्टिव रिकॉल टेक्निक से उसको पढ़ो। ठीक है, उसमें रिविजन की अलग अलग टेक्निक है, उससे पढ़ो। तो क्या होगा, आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो वो आपका अपना होगा, वो आपकी अपनी समझ से क्या होगा, निकल करके आएगा। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से ये लास्ट टिप है मेरा। ठीक है, आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे अगले वीडियो पर हम लोग चर्चा करेंगे एमसीक्यूज की आलोचनाएं क्या है। अगर एमसीक्यूज की आलोचना को हम समझ लें तो एमसीक्यूज की कमियों को समझ जाएंगे, और अगर हम कमियों को समझेंगे तो उनकी कमियों से क्या कर सकते हैं, अपने प्रश्न के उत्तर तक पहुंचना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।